हमारा हक वापस दो, वापस दो, वापस दो। एडल डिवाइन कोर्ट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हमें जीने का हक दो, हक दो, हक दो। हमें मार दिया एडल ने, मार दिया। हम आज मौजूद हैं फरीदाबाद के सेक्टर 12 में, जहां बहुत सारे लोग जो हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 12 साल से लोग इन्वेस्टर थे, अपना मकान की इन्हें उम्मीद थी, लेकिन आज तक इन्हें मकान नहीं मिल पाया है। एडल सोसाइटी है, एडल फरीदाबाद के नहर पार क्षेत्र की ये सोसाइटी है, जहां इन लोगों ने इन्वेस्ट किया था। और अब इनकी क्या समस्या है, उनसे बात करते हैं। जी, नाम क्या है आपका? नाम क्या है आपका? कल्याण सिंह भाटी। समस्या क्या है आज, किस लिए प्रदर्शन है? आज यहाँ पर समस्या इसलिए है कि ये हमारे जितने भी सारे भाई लोग हैं, इन्होंने सभी ने बुकिंग कराई हुई है एडल हाई राइज़ में, और सभी ने, किसी ने 80%, किसी ने 60% पैसा दिया हुआ है। मगर जो एडल हाई राइज़ है उसने अपना जो है NCLT में चले गए, वो इंसॉल्वेंसी एक्ट के अनुसार। उसके बाद में वो NCLT ने अपना IRP नियुक्त कर दिया। मिस्टर पटवर्धन हैं, उदयराज पटवर्धन। वो क्या कर रहा है कि इनके साथ में मिलके हर महीने में या 15 दिन में एक मीटिंग करेगा और उसको पोस्टपोन कर देगा। ये अराउंड मोर देन 3 ईयर्स हो गए हैं, 4 साल हो गए हैं इस चीज़ को। और हमको ये शक है कि मिस्टर पटवर्धन है वो इनके साथ में मिला हुआ है, और वो हमारे सारे जितने बायर्स हैं उनके अगेंस्ट में कार्रवाई करना चाहता है। जैसे हमारे साथी ने बताया भी था कि भी 25% देना चाहता है। इसलिए हमारी गुजारिश है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा से कि इसमें हम सभी का जितना 850 यहाँ पर कस्टमर हैं, जो क्लाइंट हैं इसके, इन सभी को न्याय दिलाया जाए और इनको सबको बनवा के, जैसे कि अभी यूनिटेक वगैरह में भी NBCC के तहत भी जो कार्य हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी किया है, गवर्नमेंट ऑफ UP ने भी किया है, उसी तरीके से उसी तर्ज पे इसको हाई राइज़ को भी लेकर और हमारे को फ्लैट दिलाए जाए, और हमसे अगर कोई ड्यूज़ है तो वो हम उनको देने के लिए तैयार हैं। तो यही हमारी रिक्वेस्ट है। ठीक, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विवेक चौधरी है, और मैंने सन 2012 में यहाँ बुकिंग लगाई थी। करीब 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। और अभी क्या स्टेटस है? अभी स्टेटस ये है कि बिल्डर ने 2 बारी बिल्डर की जो है काले कारनामे सामने आए हैं, जिसमें पहला ये था कि बिल्डर ने मैक्सिमम पेमेंट पहले ले ली थी। कंस्ट्रक्शन प्लान ऐसा बनाया था कि 40 से 50% पेमेंट पहले आ जाए, ढांचा खड़ा कर दिया था और लोगों को ये उम्मीद थी कि बन रहा है। फिर उसने एकदम काम रोक दिया और ये कहा कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं लॉस में जा रहा हूँ। और जबकि ये सारा पैसा वो मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू विदेशों में और इधर उधर कर चुका था। इस बिल्डर का इतिहास है, इसने आज तक कोई प्रोजेक्ट नहीं दिया है। बिल्डर है कौन सा ये? बिल्डर का नाम है एरा डिवाइन कोर्ट, जिसका मालिक है HS भराना, हरबीर भराना। ये मेरठ का रहने वाला है। नोएडा में B ब्लॉक में इनका ऑफिस है, नोएडा के अंदर सेक्टर 24 में। और ये जो बिल्डर है, इसका जो सामने आया है लोगों के, ये बड़े बड़े ठेके लेता है, जैसे एयरपोर्ट के और सरकार में रोड बनाने के, रुड़की के, मेट्रो के हवा बनाता है अपनी। फिर कंस्ट्रक्शन हाई राइज बिल्डिंग, लो राइज ऐसे लॉन्च करता है। लोगों को लगता है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाता है, सरकारी शायद कोई अच्छी कंपनी है। फिर उसमें क्या करता है, लोगों से बुकिंग उठाकर और उनको मैक्सिमम पैसा पहले लेकर फिर वहाँ उस साइड को पूरा नहीं करता है। और ऐसा इसने पलवल में भी किया है, एरा रेडवुड में भी किया है, डिवाइन कोर्ट में भी किया है, और भी कई जगह किया होगा जिसके हमें नॉलेज नहीं है। और ये पैसा ये सारा मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू विदेशों में भेज चुका है। कुछ इसने अपनी पर्सनल जायदाद बनाई है। तो एक्चुअली हुआ क्या था, उस टाइम ये रेरा का प्रावधान नहीं आया था, जो अब आ चुका है। उसके बाद इसने हमें यूँ बेवकूफ़ बनाया। इसने कहा कि एस्क्रो अकाउंट आप लोग खोलिए, मैं बनाने को तैयार हूँ, आप लोग ही पैसे डालना, आप लोगों की निगरानी में बनेगा। हम लोग समझते रहे साइड पे सीमेंट आ रहा है, सरिया आ रहा है, सभी ने 2-2 लाख रुपए दिए। 1-1 लाख रुपए सबने एस्क्रो अकाउंट में जमा किए। तो एस्क्रो अकाउंट खोला गया। उसके बाद इसने अंदर खाने पर्दे के पीछे तैयारी कर रखी थी कि इसने किसी कंपनी से, एडलवाइस है कोई कंपनी, उस पर बहुत हाई रेट पे लोन लिया हुआ था। वो कंपनी इसको ले गई NCLT की, ये मेरे पैसे नहीं देता, ठीक है। और हमें ये बताता रहा कि सब बना रहा हूँ। और अचानक न्यूज़ आती है कि एरा डिवाइन कोर्ट जो है वहाँ पे सरकार NCLT में चला गया मामला, और वो तो जी दिवालिया की तरफ अग्रसर है। और ये हिंदुस्तान के अंदर बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने जो हैं, जिसमें कि अंबानी हैं और भी हैं, वो यही काम करते हैं कि पहले पैसा लूटते हैं, फिर बाहर चले जाते हैं और दिवालिया घोषित कर देते हैं। और इसमें जो कहीं ना कहीं हमारा जो कानून है वो बहुत ही ज़्यादा लचर है और मुलायम है। जो आपकी सोसाइटी की बात कर रहे हैं, कौन सी जगह है ये और कितने इसमें फ्लैट हैं? ये एरा डिवाइन कोर्ट जो है, पहले इसका नाम था, ये सेक्टर 76 की मेन रोड पर है। अगर आप लोग BPTP के नेक्स्ट डोर मॉल है 76 सेक्टर में, साथ में पार्क फ्लोर सोसाइटी है, मेन रोड पर ये बहुत ही मौके की लोकेशन है। और लगभग इसमें 1200-1250 हमें संज्ञान है कि फ्लैट हैं हाई राइज। हमें एग्जैक्ट फिगर नहीं पता है। लो राइज में ऑलरेडी लोग रह रहे हैं। कितने एकड़ में सोसाइटी थी ये? लगभग अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 20 एकड़
ये हमें पूरी नॉलेज नहीं है कि टोटल कितना है, क्योंकि हम कोई इतना नॉलेज नहीं है कि कितना टोटल एरिया है। लेकिन हाँ, इसमें काफ़ी बड़ी सोसाइटी है, कई एकड़ की सोसाइटी है, जिसमें लो राइज़ के फ्लैट ऑलरेडी बने हुए हैं। लो राइज़ में लोग रह रहे हैं, उन पे भी ये बिल्डर दबिश बनाकर कभी गुंडे भेजता था और कभी लाइट बंद कर देता था, कभी उन पे झूठे मामले लगाता था और बाउंसर भेजता था। और वो लोग नहीं भागे वहाँ से, लो राइज़ वाले, उन्होंने पूरी पेमेंट करके अपना कब्जा लेके वहाँ रह रहे हैं वो लोग, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि एक दिन तो कुछ इंसाफ होगा। अभी बिल्डर अंदर है, तो अभी उन लोगों ने बेचारों ने 6 महीने तक, जो लो राइज़ के हैं, 6 महीने तक जनरेटर पे बिजली चलाई, उसके बाद कमर्शियल बिजली चलाई उन्होंने 15 रुपये यूनिट पे। अब जो है उनकी रिक्वेस्ट है कि हमें हमारा लोड सैंक्शन किया जाए डोमेस्टिक का, तो वो सरकार से और डिप्टी सीएम से मिले हैं, तो उसमें अब पॉजिटिव रिप्लाई आने वाली है। हो सकता है जल्द ही उनको डोमेस्टिक कनेक्शन मिल जाए। तो ये जो लो राइज और हाई राइज, इसमें दोनों अलग अलग पार्ट हैं? ये एक ही गेट है, मेन गेट एक ही है, पहले लो राइज है, अंदर पीछे जाके हाई राइज है। लो राइज वालों को तंग किया जाता है कि ये लोग छोड़ के चले जाएं, उनका सीवरेज कनेक्शन नहीं लिंक है, लाइट काट दी जाती है, सोसाइटी मेंटेन नहीं है। और जो हाई राइज है उसको उस पे ये करना चाहते हैं कि ये बने ही ना, कभी अधेरे में अटका रहा है और ये लोग छोड़ जाएं और अनसोल्ड हो जाएं। कुछ डिसीज़ केस हैं, कुछ एनआरआई हैं, कुछ बाहर चले गए हैं, कुछ सरेंडर कर जाएं, ताकि हम इसको आज के मार्केट दाम पे, जो कि तब से अब 4 गुना हो चुका है, उसको करके एक बहुत बड़े 1000 करोड़ की फ्रॉड की तैयारी की जा रही है। अच्छा, आईआरपी को भंग किया जाए और एनसीएलटी और रेरा जो भी ये संस्थाएं, इनको सोच समझ के इनका बायर्स के लिए कोई अच्छा प्रावधान लाना चाहिए। एनसीएलटी की डिमांड आप लोगों ने की थी या कहाँ से हुआ? जी नहीं, एडलवाइज जो है बिल्डर है, एडलवाइज एक कंपनी है जिससे बिल्डर ने लोन लिया था। बिल्डर ये एक स्कीम के तहत लोग क्या करते हैं, पहले लोगों का पैसा उठाते हैं, जिसमें सारी कंपनियां ही करती हैं। ये मोडस ऑपरेंडी है इन लोगों, मोडस ऑपरेंडी है, चाहे बिल्डर माफिया हो, चाहे कोई शिपिंग कंपनी हो, कोई भी बड़ी कंपनी हो, पहले लोगों के शेयर लो, उनसे पैसा लो और फिर दिवालिया घोषित कर दो अपने आप को। और दिवालिया घोषित करने के बाद उस पैसे को वो पहले ही ऑलरेडी मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू बाहर ले गए होते हैं, इनकम टैक्स की चोरी होती है, इसमें ईडी संज्ञान लेगी तो इसका बाहर तक का सारा पैसा आ जाएगा। ये एक साजिश के तहत एनसीएलटी में एडलवाइज कंपनी गई है और उस साजिश के तहत ये दिवालिया घोषित करना चाह रहे हैं अपने आप को, जबकि ये दिवालिया नहीं है, प्रॉफिट में है। जो सारे होम बायर ने अपनी ऑन टाइम पेमेंट करी हुई है, आप मुझे बताइए। और कितनी कीमत के थे फ्लैट? सर उस टाइम जो कीमत निकली थी 1900 स्क्वायर फीट की निकली थी। मैं अपनी बुकिंग की बात करूं तो मेरी 2700 रुपये के करीब गई थी बुकिंग, क्योंकि 2008 से लेकर 9 से लेकर जब लॉन्च हुए थे 12 में तक रेट बढ़े थे। तो कई लोगों ने बाद में जो बुकिंग ली है उनका 2 बेडरूम का फ्लैट 30 लाख तक का है। लेकिन आज की डेट में अगर हम बात करें, ये प्रॉपर्टी नहर पार कम से कम 65-70 लाख की है। तो इनका जो फ्रॉड है वो यही नीयत है, यानी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्लैट लोग छोड़ के चले जाएँ और हम जो है नए रेट पर इसको बेचें। नाम क्या है आपका? जसनीत सिंह। जसनीत जी, कब आपने पेमेंट की और कितना समय हो गया? छोटा था, मेरी मदर ने तब ये पेमेंट करी थी, मतलब जब लिया था तो ये 2009 में हमने लिया था। उस समय हमारे को ये 32 लाख का कुछ समथिंग का घर पड़ रहा था, 3 बेडरूम प्लस स्टोर। तो वो उसकी आज की डेट में नाना करते हुए कीमत कम से कम सर 60 लाख से तो ऊपर मिनिमम आप मान के चलिए। तो ये क्या ये है आई जो ये भाई साहब ने क्या पटवर्धन जी जो हैं, आईआरपी जो है वो 26 बारी मीटिंग कर चुके हैं, लेकिन कोई हल नहीं निकाल रहे। आप लोगों को कॉल किया जाता है मीटिंग में? हमारे कोई कॉल नहीं किया जाता है। एक मेल आ जाती है जी बहुत बड़ी सी, उसमें कोई लिखा नहीं होता है, इन्हीं के बनाए हुए क्लॉज होते हैं कि जो इन्हीं को ही बेनिफिट दे रहे हो। आप उस मेल को पढ़ेंगे, आपको कुछ समझ, खुद बोर हो जाएंगे उस मेल को पढ़ते हुए। वो इतना बड़ी चिट्ठी लिख के भेजी जाती है, उसमें क्लॉज होते हैं कि एक नॉर्मल जो इंसान है, जिसकी नॉर्मल लेमैन है, वो उनको नहीं समझ सकता। ऐसे ऐसे प्रावधान आईआरपी लगा रहा है और मीटिंग में कोई बुलावा नहीं आता, वहीं पे तानाशाही तरीके से क्लॉज अपने वो बना दिए जाते हैं। आईआरपी गेट आउट के शब्द यूज़ करके हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव जाता है हाई राइज से, उनको बाहर निकाल जाता था ताकि ये लोग जलील होकर चले जाएं और छोड़ जाएं इस प्रोजेक्ट को। इनकी नीयत यही है। नीयत यही है कि हमारे साथ एक और महिला है, नाम क्या है जी आपका? मेरा नाम रेणु बधावन है। मुझे कब लिया था आपने? मैंने 2011 में लिया था, अक्टूबर 2011, और मार्च 2013 तक मैंने 18.25 लाख दे दिया। जो लास्ट इंस्टॉलमेंट इनकी आई वो 5 लाख की आई थी। 5 लाख इकट्ठा मांग के हमें भी लगा, और एक नौकरी पेशा आदमी प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं, 5 लाख रुपए बहुत ह्यूज अमाउंट था। मैंने अपने फादर से बोरो करके 5 लाख पूरा करके दिया और बाद में मैंने उनको धीरे धीरे वापस किया। लेकिन अब जो हो रहा है ये आईआरपी, ये रिप्रेजेंटेटिव जो भी बनता है, मुझे तो लगता है कि दिस इज़ ऑल मैनिपुलेशंस बिकॉज वी आर नॉट इन्वॉल्व। और अब वो अपने हिसाब से फैसला करके हमारे सिर पे थोप देंगे। क्या मतलब है? पैसे हमने दिया, जो तुम्हारी उस टाइम कमिटमेंट थी, व्हाई डिड दे नॉट कंप्लीट द कमिटमेंट? आप क्या करते हैं?
मैं रिटायर्ड टीचर हूँ जी, प्राइवेट सेक्टर से। ये रिटायर्ड टीचर हैं और अभी तो फिर अभी आप यहीं क्या मैं अभी आप यहीं कहाँ रह रहती रहे हूँ, हैं? मैं रहती हैं, ये नहर किराए पे रहती हूँ नहर पार में, उसी सोसाइटी और के कोई पेंशन नहीं है हमारी प्राइवेट सेक्टर में। जब आपने बताया था कि जब आपने ये फ्लैट लिया तब हस्बैंड भी थे आपके, हाँ जी, अभी कैंसर हो गया था और डेथ हो गई उनकी। तो एक जो सपना था उनका वो अधूरा रह गया। ऑब्वियस है उनको, मतलब ये जो, अब मैं चोर शब्द कहने में बिल्कुल परहेज नहीं करूँगी। मतलब क्या मतलब है, यही चोर ही हुआ ना, लोगों को उनके सेंटीमेंट से खेल के उनसे पैसा लूट के खुद तो अब अपना अमीर बन के बैठ गए और हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मुद्दे की बात आप एक बात समझिए, चलो डकैती कह लो, हाँ, मतलब हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और वो अपना करोड़ों रुपया अपना पार कर दिया उन्होंने। कहाँ पे इन्वेस्ट किया, फॉरेन में इन्वेस्ट किया, कहाँ किया। मतलब अगर ये है और हम इतना बोलते हैं, क्या गवर्नमेंट को सुनाई नहीं देता? जब विपुल गोयल जी थे मंत्री तब ये गए थे, और जब किशन पाल जी गुजर जी के पास भी गए थे, तो मतलब क्या सोल्यूशन निकला? जब कोई गया उस टाइम अपने मीठी मीठी लॉलीपॉप दे दी, उसके बाद तू कौन मैं कौन। एक्चुअली में सर मैं आपको बताता हूँ, आप इनका एग्जांपल ले लीजिए, आप इन मैडम का एग्जांपल लीजिए, ये किराया भी भर रही हैं, ठीक है, इनका पैसा था जो प्रोविडेंट फंड का वो भी गया। अब आप एक बात देखिए, मैंने बिल्डर को पैसा दिया कि आप घर बनाओ, अब बिल्डर ने किसी से लोन ले लिया तो उसमें ये बेचारे बायर क्या करें? इन्होंने तो अपनी पेमेंट ऑन टाइम दिया गुड फेथ में। जो गुड फेथ का इन्होंने जो एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें क्लॉज होता है कि गुड फेथ। मैं रोकना चाहूँगा, रेरा जब तक नहीं आया था, क्या रेरा के तहत कंसीडर किया जाना चाहिए इसको? रेरा के तहत बिल्कुल कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि बायर ने अपनी कमिटमेंट पूरी करी है यहाँ पर, और ऑलरेडी जो है उसकी सारी पेमेंट ऑन टाइम है, बायर नहीं चूका। बिल्डर ने किसी से लोन ले लिया, इसमें बेचारा बायर कहाँ जाए? अब आप ऐसे कई एग्जांपल हैं, किसी के पिता चले गए, किसी के पति चले गए, किराए पे भी रह रहे हैं और लोन की EMI भी भर रहे हैं और घर ही नहीं है लोगों के पास और कोई उसमें कार्रवाई नहीं है। फरीदाबाद में ऐसी कितनी सोसाइटीज़ होंगी जो इस तरह से जिन्होंने चीट किया बायर्स को? सर मेरे संज्ञान में ऐसे 7-8 बिल्डर हैं, जिनमें से कि प्रमुख तौर पर एरा, फेरस, पीयूष, SRS, ORS, ऐसी कई कंपनियां हैं, और त्रिवेणी पाल, जो कि 50 से 60% पैसा लेती थी, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन दिखाती थी, सैंपल फ्लैट बनाती थी, और लोग वहाँ अपना सपना था उनका कि हम रेंट की जगह यहाँ घर ले लेंगे, वही EMI यहाँ दे देंगे। वो फंस गए उस चक्कर में। अब उन बेचारों के साथ दोहरी मार ये पड़ रही है कि वो आज तक लोन की EMI भी भर रहे हैं और रेंट पे भी रह रहे हैं, घर उनको मिला नहीं। और इस केस में सबसे ज़्यादा दादागिरी ये रही कि ये जो बिल्डर है HS भड़ाना, इसने दादागिरी के साथ बाउंसरों से लोगों को पीटा तक है अपने ऑफिस के अंदर, और जो लोग लो राइज में रह रहे हैं उनको घरों में निकाल के घुस के मारा है और उन पे उल्टी धाराएं लगा के पुलिस में उनको छेड़छाड़ और गुंडई में अंदर बंद कराया है, उनकी लाइट बंद करवा दी गई। वो बेचारे अभी भी 75 फैमिली वहाँ ऐसी हैं जो रह रही हैं। आप जाके हमारे साथ, अभी हम जाएंगे वहाँ पर उनसे मिलने, आप जाके देख सकते हैं उनका क्या हाल है। तो आपका कहना है कि जितने भी ये जो 7-8 बिल्डर्स आपने बताए, किसी भी मामले में बायर्स को इंसाफ नहीं मिला? कुछ मामलों में मिला है, जैसे BPTP को फटकार लगाई डिप्टी CM ने, अभी उन्होंने किए अपनी प्रोजेक्ट दिए हैं, जैसे पार्क 81 एक नहर पार प्रोजेक्ट है उसमें करी है। लेकिन कई मामलों में ऐसा हुआ RTA एक्टिविस्ट को ट्रैक्टर के तहत कुचल दिया गया बिल्डर माफिया द्वारा। ऐसे कई केस हुए हैं जिन्होंने, जैसे आज हम यहाँ आवाज़ उठा रहे हैं तो उन लोगों को बाउंसरों द्वारा हमला करवाया गया है। तो ये बिल्डर माफिया है, इस पर गवर्नमेंट अगर संज्ञान लेगी तो गवर्नमेंट के पास बहुत सारे राइट्स हैं, जैसे बिजली है, पानी है, सीवर है और नक्शा है, उसके लिए बिल्डर ही जाता है इनके पास। सरकार के पास पूरी अथॉरिटी है, वो उनको फटकार लगाए या उसका संज्ञान ले और उनको कहे कि आप इसको लीगली पोजेशन दो। और रेरा सरकार लाई है, अच्छा है प्रोविज़न, लेकिन जो पुराने बिल्डर हैं उनको भी उसके तहत शिकंजा कसे और उनको रेरा के तहत पोजेशन दी जाए, नहीं तो फरीदाबाद के अंदर ये बहुत 100 करोड़ का फ्रॉड हो जाएगा और लोगों का सरकार से मन उठ जाएगा। चलिए, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ जो फरीदाबाद एरा डिवाइन सोसाइटी के निवेशक थे। इनका कहना है कि 12 साल, किसी को 11 साल, 10 साल, इतना समय हो गया ये अपने मकान की वेट करते रहे, लेकिन आज तक इन्हें ना तो पोजेसन मिला, ना बिल्डर द्वारा जो इनका अमाउंट था वो वापस किया गया। इनकी मांग है कि जो अभी, क्योंकि जिस समय इन्होंने फ्लैट लिए थे उस समय रेरा का प्रोविज़न नहीं था, तो अब इनकी मांग है कि रेरा के प्रोविज़न के तहत इन प्रोजेक्ट को कंसीडर किया जाए और लोगों को उनके जो मकान हैं वो दिलाने में सरकार मदद करे। हरियाणा तक के लिए फरीदाबाद से सचिन गौड़।